मॉर्निंग दोस्तों, एक्सपर्ट पॉइंट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप। जैसा कि दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको जो जूरिस्प्रूडेंस है उसकी डिफिनेशन को बताने का प्रयास किया और इस विस्तृत रूप से बताने का प्रयास किया, संक्षेप में बताने का प्रयास किया। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, मुझे यह उम्मीद है। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा सबसे बड़ा मकसद है कि ऐसे जो एलएलबी करने वाले छात्र हैं, ये चाहे बीएलएलबी कर रहे हो चाहे एलएलबी कर रहे हो, वे कॉलेज नहीं जा पाते हैं, उनके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। और जो आफ्टर एलएलबी जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं, वो चाहे एमपी जुडिशरी, चाहे यूपी जुडिशरी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, जहाँ की भी तैयारी करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं, यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, क्लैट की तैयारी करना चाहते हैं, या अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, इंटरेस्ट के लिए जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आइए बिना समय को गवाए बर्बाद करते हुए हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि नेचुरल लॉ का जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ से होती है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके समर्थक कौन से हैं, इसके फाउंडर कौन से हैं, और इससे किन किन इस युगों में बांटा गया है। तो दोस्तों इसको हम बारी बारी से देखते हैं, क्रमवाइज, स्टेप टू स्टेप। तो दोस्तों आप जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जो ये नेचुरल लॉ स्कूल है, इसकी उत्पत्ति यूनान में होती है और इसे नैसर्गिक लॉ के रूप में भी जाना जाता है। नैसर्गिक शाखा के इसको यूनिवर्सल लॉ के बारे में के रूप में भी जाना जाता है। इसे ईश्वरीय विधि के रूप में जाना जाता है, लॉ ऑफ गॉड। इसे इंटरनल लॉ, इसे शाश्वत विधि के रूप में भी जाना जाता है। इसे लॉ ऑफ मैनकाइंड, मानवता की विधि भी कहा जाता है। लॉ ऑफ रीजन, इसे विवेक की विधि भी कहा जाता है। नीति शास्त्री या तत्व मीमांसी शाखा, जिसे एथिकल और मेटाफिजिकल स्कूल्स के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों इस विचारधारा या शाखा के मुख्य जो चिंतक रहे, हाफ्स लॉक रहे हैं, हीगल रहे हैं, इमैनुअल कांट हैं, ह्यूगो ग्रोसियस हैं, जिन्हें फादर ऑफ इंटरनेशनल का लॉ कहा जाता है, इमैनुअल कांट हैं जो कि विल ऑफ थियरी देते हैं। इसके बाद टॉमस एक्विनास हैं, स्पिनोजा हैं, प्यूफेनडॉर्फ हैं। और प्राकृतिक विधि के जो मुख्य केंद्रीय विषय है दोस्तों, इसका मेन जो सब्जेक्ट है वह है जो स्वाभाविक है वह होना चाहिए, वह होना चाहिए। तो ये है जैसे कि जो है वो दिखना चाहिए, जैसे प्रकाश है, उसका प्रकाश का मतलब उजाला करना होता है। जैसे सूर्य है, उसका काम है लोगों को प्रकाशित करना उसको, ठीक। जैसे आपका चाँद है, शीतलता देना। वायु है, उसको लोगों को प्राणवायु देना, प्राण देना। तो इस तरह से जैसे जल है, उस तृष्णा को कम करना, उनके जो प्यास है उसको बुझाना, ठंडक देना। तो इस तरह की चीज़ें जो है नेचुरल है। तो नेचुरल लॉ में भी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि जो कि एक प्रूडेंस माइंड, जो एक प्रज्ञावान व्यक्ति है, एक कॉमन सेंस होता है उसका, वो अगर उसके नज़र में कोई चीज़ सही है तो उसी को नेचुरल लॉ कहता है कि वो सही है, यदि गलत है तो गलत है। तो इसलिए कहा गया है, कुछ विद्वानों ने कहा है कि जो लॉ है वो एज ए कॉमन सेंस है, ठीक। तो दोस्तों चलते हैं आगे, तो देखते हैं कि प्राकृतिक जो विधि शास्त्र के संबंध में लोगों के विचार हैं, विधि शास्त्रियों के जो कथन है उसमें फ्रीडमैन के कथन है। फ्रीडमैन ने कहा कि विधि जो है, जो प्राकृतिक विधि का इतिहास है, वस्तुतः मानव द्वारा शुद्ध न्याय की खोज है। शुद्ध न्याय की, जस्टिस, जो प्योर जस्टिस होता है, जो शुद्ध, जो अंतःकरण से निकलता है, उसकी खोज करना है और उसकी असफलता की कहानी मात्र है। कहते हैं कि जो न्याय है उसको खोजना है, जो शुद्ध न्याय है वो मिलता नहीं, उसको असफल होता है। नेचुरल लॉ उसको खोजने में असफल होते जा रहा है, उसी की कहानी है नेचुरल लॉ। इसके बाद यदि हम प्रोफेसर फुलर के कथन के बारे में देखें तो इन्होंने नेचुरल लॉ के बारे में कहा है, नेचुरल लॉ स्कूल जो है उसके बारे में कहा है कि प्राकृतिक विधि सोचने का एक तरीका है। ये सोचने का एक तरीका है, थिंकिंग पावर देता है, ये वे ऑफ द थिंकिंग देता है, वे ऑफ थिंकिंग कि क्या चीज़ होना चाहिए। इसी प्रकार से यदि डेल बेकियाओ के स्टेटमेंट को देखें तो उन्होंने कहा कि विधि, जो प्राकृतिक विधि है वह एक कसौटी है जो हमें यह अनुमति देती है कि अधिरचित विधि का मतलब जो पॉजिटिव लॉ है, ठीक, उसका मूल्यांकन करें और इसके
आंतरिक न्याय की तुलना करें और इससे क्या करें, जैसे हम कोई लॉ क्रिएट करते हैं तो उसके भी अंदर का जो इंटरनल जस्टिस है उसको किस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं उसकी तुलना करते हैं। ठीक, इसके बाद उन्होंने कहा कि जो प्राकृतिक विधि की नेचुरल लॉ स्कूल है उसके बहुत से सारे साइलेंट फीचर हैं या कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक में आप देख सकते हैं कि इसमें कहा गया है कि प्राकृतिक विधि का निर्माण फर्स्ट होता है कि निर्माण करना, सुधार, परिवर्तन मनुष्य द्वारा नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह विधि शाश्वत और अपरिवर्तनशील है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है फ्रेंड्स कि जो प्राकृतिक विधि का निर्माण है या उसमें सुधार करना है, परिवर्तन करना है, वो मनुष्य द्वारा नहीं किया जाता है, वो नेचुरल होता है, वो प्राकृतिक के द्वारा किया जाता है। विधि जो क्योंकि वो शाश्वत होती है, उसमें अपरिवर्तनशील होती है, उसमें कोई आप अपने द्वारा परिवर्तन नहीं कर सकते। इसी प्रकार से इनका कहना है कि जो नेचुरल लॉ है इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये लिखित विधि नहीं हो, ये लिखित विधि को नहीं मानता है। इसके बाद प्राकृतिक विधि का संबंध न्याय, विवेक एवं नीति शास्त्र से है। जस्टिस, रीजन एंड विवेक, जो लॉजिक आपका है वो मोरल से है। इसके बाद प्राकृतिक विधि द्वारा ही जो मानवाधिकार है या फंडामेंटल राइट्स है उसका उद्भव हुआ है, जिसके लिए महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण है, इसका जन्म हुआ है, जिससे कि इस विधि का जो प्राकृतिक विधि शास्त्र है मुख्य उद्देश्य है मानव व्यक्तित्व को ऊंचा उठाना, जो ह्यूमन बीइंग है उसको ऊंचा उठाना है। ठीक, उसके बाद विधि की घोषणा विधायिका द्वारा नहीं की जाती। नेचुरल लॉ का कहना है कि जो विधि है उसका जो घोषणा को की जाती है वो विधायिका द्वारा नहीं होती है किंतु ये नेचर के द्वारा होती है। ठीक, इसके बाद इस विधि का तरीका प्रयोग पर आधारित नहीं है किंतु यह निष्कर्ष से पहले ही मान लिया जाता है। ठीक, आधारित नहीं है। कहते हैं कि इस विधि का जो तरीका प्रयोग पर आधारित नहीं होता है, ये प्रैक्टिकल नहीं होती है, बल्कि ये निष्कर्ष से पहले ही निकला हुआ मान लिया जाता है कि ये चीज़ें होंगी। अब दोस्तों इसके बाद मैंने आपको बता दिया, इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो प्राकृतिक विधि का विकास है वो कई युगों में हुआ है। तो इसका पहला युग है यूनानी काल, दूसरा युग है रोमन काल, इसके बाद ईसाई काल आता है। ठीक, जिसे क्रिश्चियन पीरियड बोला जाता है। फिर मिडवल पीरियड आता है जिसे मध्यकाल कहते हैं। फिर मॉडर्न पीरियड आता है जिसे आधुनिक काल कहते हैं। फिर प्राकृतिक विधि की 19वीं सदी, जो नेचुरल लॉ इन द 19th सेंचुरी। फिर इसके बाद जो नेचुरल लॉ है आपका वो है नेचुरल लॉ इन 20th सेंचुरी। अब 20th सेंचुरी के बाद अब 21st सेंचुरी आ जाएगा। तो दोस्तों इसके अंतर्गत क्या चीज़ें होंगी, क्या परिवर्तन होंगे, नेचुरल लॉ क्या करेगा, इसके इसके बाद दोस्तों ये वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है, तो दोस्तों आप थोड़ा सब्र कीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा स्पष्ट रूप से, क्योंकि हम ऐसा नहीं चाहते कि मतलब बहुत तेज़ी से बता दें, आपको कुछ चीज़ें समझ में आए या ना समझ में आए। तो दोस्तों जैसे कि अब हम यूनानी काल की बात करें तो यूनानी जो दार्शनिक थे उनका जो दार्शनिक थे उनकी विचारधारा जो थी, उनका सर्वप्रथम इस विचारधारा का यूनान में होता है, तो इसलिए इसे यूनानी विचारधारा के नाम से जाना जाता है, यूनानी युग के नाम से जाना जाता है। इस विचारधारा में आपको हेराक्लिटस ने कहा कि प्रकृति के 3 प्रमुख लक्षण बताए हैं। उन्होंने प्रकृति के 3 प्रमुख लक्षण बताए, जिसमें उन्होंने अंतिम लक्ष्य की बात की, डेस्टिनी की बात की। फिर दूसरी उन्होंने ऑर्डर की बात की, जिसे हम ऑर्डर कहते हैं, पब्लिक ऑर्डर या ऑर्डर मतलब व्यवस्था जो कायम करना। जैसे नेचर में आप यदि किसी जंगल में जाते हैं तो उसकी एक संरचना देखेंगे, यदि आप एक तालाब को देखेंगे तो उसकी एक संरचना देखेंगे, तो उसको अगर आप छेड़छाड़ करते हैं, उसमें कहीं यदि मान लिया तालाब है उसमें कोई पत्थर फेंकते हैं तो पूरे तालाब की जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसी प्रकार से यदि जंगल में जाते हैं आप, उसमें कोई ऐसी चीज़ें आग लगा देते हैं या कोई पेड़ काट देते हैं, तो उससे आपको लगता है कि वहाँ पे कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ, किंतु एक पेड़ काटने से बहुत सारे डिस्टरबेंस हो जाते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये चीज़ें हैं, जैसे आपके शरीर का बॉडी है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब इसमें अचानक आपके यदि एक अंगुली में कोई
नुकीली चीज़ चुभ जाती है तो सोचिए कि आपका पूरा माइंड से जो सिर से है नख तक का आपका सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। आप छटपटाने लगते हैं, आपको दर्द होने लगता है, आप बहुत सारी एक्टिविटी करने लगते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार से वो सिस्टम आपका बना हुआ है, एक और नहीं। तो उसको यदि आप डिस्टर्ब करते हैं तो इसकी बात उन्होंने कहा। इसके बाद आप देखेंगे तर्क, लॉजिक की, रीजन की बात करते हैं। तर्क और लॉजिक, इसमें जो नेचुरल लॉ होता है उसमें तर्क होता है, लॉजिक होता है कि ये चीज़ है तो ये क्यों नहीं होना चाहिए, ऐसा है तो ये होना चाहिए। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। जो हेराक्लिटस के अनुसार प्राकृतिक वस्तुओं का बिखरा हुआ ढेर मात्र नहीं है, ये आप कहें कूड़े, जैसे कूड़ा कहीं फेंका गया है, यदि उसमें वो फेंका गया है उसका डिस्टर्बेंस करते हैं, कहीं से अगर नीचे से या ऊपर से कोई चीज़ खींचते हैं तो पूरी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है, पूरे मतलब फैल जाता है और फैल जाता है। ठीक, तो इसकी बात करें कि कोई भी चीज़ है तो उसका एक सिस्टम बना हुआ है। जैसे पहाड़ की बात करते हैं, कहीं से आप खुदाई कर देते हैं तो पूरी सिस्टम उसका डिस्टर्ब हो जाता है। इसी प्रकार से इनका कहना है कि जो नेचुरल लॉ है, जो उसमें एक सिस्टम बना हुआ है, एक ऑर्डर मेंटेन किया गया है, और उसको आप अगर डिस्टर्ब करते हैं तो पूरी चीज़ें बिखर जाती हैं। ठीक, बल्कि प्रकृति की वस्तुओं में पारस्परिक संबंध है तथा उसकी व्यवस्था भी है। तो इनका कहना ये है। इसके बाद हम रोमन युग, जो स्टोइक काल है, स्टोइक काल यूनानी के बाद स्टोइक काल आप देख सकते हैं। रोमन काल आता है, इसके बाद स्टोइक आता है, इसके बाद रोमन जो काल है दोस्तों, जो रोमन, आप स्टोइक काल भी इसको इसी के रूप में जाना जाता है। स्टोइक रोमन को आपको एक ही नाम से जाना जाता है। तो स्टोइक काल जो आपका है, स्टोइक पीरियड, तो उससे यूनानी काल से ही जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्योंकि इसमें एक स्टोइक नामक विधिशास्त्री हैं, उनके द्वारा इस चीज़ को आगे बढ़ाया गया, इसलिए इस स्टोइक काल के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप दोस्तों देख रहे होंगे, यूनानी काल को आगे बढ़ाते हुए स्टोइक काल भी है और यूनानी काल है। क्योंकि दोस्तों ये इसका नीचे वाला पोर्शन भी है, क्योंकि दो पार्ट में है। अब इसी को, जैसे कि सॉरी दोस्तों थोड़ा डिस्टर्ब हो गया वीडियो, क्योंकि इसमें स्टोइक हम यूनानी काल की बात कर रहे थे तो इसके नीचे भी वीडियो जा रहा था, तो उसको मैंने ध्यान नहीं दिया, तो इसके बाद भी आपको नीचे तक जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि स्टोइक जो आपको यूनानी काल है, इसमें आपको देख रहे होंगे कि जिस प्रकार प्रकृति में एक निश्चित व्यवस्था है, उसी प्रकार मनुष्य को भी प्राकृतिक नियमों का पालन करके मानव समाज में व्यवस्था स्थापित करना चाहिए। इस विचारधारा का प्रबल मत यह है कि मानव द्वारा स्वनिर्मित विधि का पालन किए जाने के परिणाम स्वरूप मानव समाज में उच्छलता तथा कुव्यवस्था उत्पन्न हो गई है, जो केवल प्राकृतिक विधि के अनुसरण करने से ही समाप्त हो सकती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट इसका पॉइंट है, देख सकते हैं कि इस विचारधारा के अनुसार समाज के सभी जो व्यक्ति हैं समान हैं और इसलिए उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम नीचे आते हैं इसी वीडियो में। तो इसके बाद आता है स्टोइक काल। स्टोइक काल में आप दोस्तों देख सकते हैं कि स्टोइक काल में इसके जो समर्थक हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस विचारधारा जो स्टोइक काल है, इसमें सुकरात है, सुकरात के नाम से प्रमुख है, इसीलिए स्टोइक काल कहा जाता है। इन्होंने न्याय के दो प्रकार बताए हैं, एक तो इन्होंने नेचुरल लॉ की बात की, दूसरा इन्होंने विधिक लॉ की बात की। ठीक, लीगल जस्टिस और नेचुरल जस्टिस। सुकरात के अनुसार कहा गया है कि प्राकृतिक न्याय से तात्पर्य उस विधि से है जो सभी स्थानों में एक समान होता है, जबकि विधिक न्याय मूल रूप से हमेशा एक ही प्रकार का होता हुए भी स्थान और समय के अनुसार चेंज होते रहता है, बदलता रहता है उसका स्वरूप। इनका कहना है कि जो आपका प्राकृतिक विधि शास्त्र उस विधि से है जो सभी स्थानों में समान होता है, जबकि लीगल जो जस्टिस है, ठीक, वो समय और स्थान के अनुसार बदलता रहता है। ऐसा इसलिए कहा गया, जैसे कि आप देखेंगे इंडिया में, जैसे कि अब समय और स्थान, समय के अनुसार जैसे पहले जैसे 2 शादियाँ 3 शादियाँ जैसे लीगल थी, जैसे कि आपका चाइल्ड मैरिज होता था वो लीगल होता था, मगर अब बाद में उसको मतलब जो माइनर थे उसके चाइल्ड मैरिज को इलीगल बना दिया गया। तो समय और परिस्थिति के अनुसार चीज़ें बदलती रहती हैं। इसी प्रकार से सती प्रथा जैसी कुप्रथाएँ थी उसको भी समाप्त कर दिया गया। उस टाइम हो सकता है लीगल थी, मगर अब लीगल नहीं है। यदि आप इसी तरह की चीज़ें
का यहाँ पे वर्णन किया गया है दोस्तों। तो इसके बाद अब देखते हैं कि जो आपका स्टोइक काल है इसमें अरस्तु प्रमुख विधिशास्त्री हैं। उनका कहना है कि मनुष्य एक, जो सुकरात हैं उनके शिष्य हैं अरस्तु, तो मनुष्य एक चेतनशील प्राणी होने के कारण उसमें दो स्वाभाविक प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। इन अरस्तु का कहना है कि वह प्रकृति का अंग होने के कारण अन्य व्यक्तियों की भांति प्राकृतिक विधि का अनुसरण करता है। दूसरा इनका कहना है कि वह प्राकृतिक नियमों के औचित्य को अपने विवेक शक्ति के आधार पर परख सकता है। ठीक है दोस्तों, इनका कहना है परख सकता है। पहला इनका कहना है कि जो आपका इनका कहना है कि प्राकृतिक विधि है जो अंग के कारण अन्य व्यक्तियों की भांति प्राकृतिक विधि का अनुसरण करता है। दूसरा इनका कहना है कि जो प्राकृतिक विधि के नियम के औचित्य हैं उनको अपने विवेक शक्ति के आधार पर परखा जा सकता है। अरस्तु आगे कहते हैं कि मनुष्य दोहरे स्वभाव के इस सिद्धांत ने ही प्राकृतिक विधि संबंधी स्टोइक विचारधारा को नई दिशा प्रदान किया है, जिसमें इनका कहना है कि विधि को नैतिक आदेशों के समान माना गया है। विधि को क्या किया गया है? नैतिक आदेशों के समान माना गया है। विधि को जो है नैतिक आदेशों के समान माना गया। अरस्तु के विचार में नैतिक आदेश मानव की अंतरात्मा की आवाज़ है, जिसका उद्गम मानव की आत्मा होता है और इसकी किसी दिमाग से है, ठीक न कि इसके किसी दिमाग से है। फिर इसके बाद आप आगे इसकी बात देखेंगे तो ये आता है आपका रोमन काल। अब हम देखते हैं रोमन काल में जैसे रोमन जो विचारक हुए हैं उन्होंने प्राकृतिक विधि सिद्धांत को एक नया रूप देने का प्रयास किया है। इस विचारधारा में प्रसिद्ध रोम विधिवेत्ता मिस्रो का नाम प्रमुख है और प्राकृतिक विधि के सहारे ही रोम की न्याय व्यवस्था में दो प्रकार की न्याय व्यवस्था अपनाई गई थी, जिसमें नैसर्गिक जो जस सिविटास कहा जाता है, जिसे नागरिक विधि कहते हैं, जस सिविटास, और एक होता है सार्वजनिक विधि, जस जेंटियम। ये दोस्तों दो वर्ड आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये जो दो वर्ड हैं आपके लाइफ में हमेशा यूज होंगे। यदि आप विधि की पढ़ाई करते हैं तो जस सिविटास और जस जेंटियम, ये पूछा जाता है कि किस विधि शास्त्र से संबंधित है, इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि नागरिक विधि केवल रोम विधियों के प्रति लागू की जाती थी। जो नागरिक विधि है जस सिविटास है वो केवल नागरिकों के लिए लागू की जाती थी, रोम की जो नागरिक थे उनके लिए लागू की जाती थी। और जो सार्वजनिक विधि थी वे रोमवासियों तथा अन्य जो वहाँ रहने वाले थे लोग, ठीक, जो अन्य देशों से आते थे उनके लिए भी, रोम में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए भी लागू होती थी। जैसे कि आप दोस्तों देखते होंगे कि जैसे आपका आर्टिकल 15 है, 16 है, 17 है, जैसे ये केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होता है। आर्टिकल जैसे 19 जाएंगे, 21 जाएंगे तो सभी व्यक्तियों के, चाहे वो भारतीय नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, सभी को समान रूप से लागू होता है। इसी प्रकार से दोस्तों इन्होंने, जो हमारे संविधान निर्माता थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर हैं, उन लोगों ने इस चीज़ों को अपने संविधान में पहले से ही समाहित कर लिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम करते हैं कि अन्य देश विदेशियों के प्रति समान रूप से लागू की जाती थी, जिसे हम जस जेंटियम कहते थे, और जस सिविटास जो होती रोमन वासियों पे लागू होती थी। रोमन विधि शास्त्री गाइस हैं, अल्पियन हैं, पालूस है, हेराजीनियम है, भी नाम सम्मिलित किए गए हैं दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों हम आते हैं नेक्स्ट, जो आपका स्कूल्स है, जिसे अंधकार युग के नाम से जाना, अंध युग, ईसाई काल या अंध युग के नाम से जाना जाता है। तो इसमें विधि शास्त्र का कोई विकास नहीं होता है दोस्तों। तो इस युग में प्राचीन, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, इस युग की बात करें कि इस युग में प्राचीन यूनानी और रोम विधि नष्ट हो गई, और एम्बोस सेंट अगस्टाइन एक संत हुआ, और ग्रेगरी, दो संत हुए जो ईसाई नाम से प्रसिद्ध, ईसाई धर्म के पादरी माने जाते थे। तो उन्होंने सामाजिक व्यवस्था में प्राकृतिक विधि के आदर्श को यथावत बनाए रखने का प्रयास किया, और उन्होंने प्रकृति के
जो अलावा ईश्वर को विधि का मूल स्रोत मानते हुए चर्च को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया। और इस युग के विचारकों का मानना था कि राज्य सरकार दास्ता संपत्ति आदि को बुरी इच्छाओं का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों आज आपको सुन करके हंसी आ रही होगी कि इन्होंने क्या कह दिया कि अंधकार युग जो ईसाई युग था उसमें, क्योंकि इतनी लोलुपता रोमन काल के बाद और स्टोइक काल और यूनानी काल के बाद इतनी लोगों में, मानव में लोलुपता हो गई है, इतना लालच हो गया, इतना क्रूर हो गया, इतनी चीज़ें आ गई, तो उन्होंने इसीलिए ईसाई काल में जब आप देखेंगे तो वहाँ पे राज्य को उसने, राज्य सरकार जो है या दास्ता है, इस सब को विचारकों को उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गलत चीज़ें हैं। ठीक, उन्होंने संपत्ति आदि को बुरी इच्छाओं का प्रतीक मान लिया। ठीक, जैसा कि सत्य हिंसा की बात करते हैं गांधी जी जैसे, ठीक, इन्हीं चीज़ों से आकर के बोलते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सब चीज़ें गलत हैं। तो आज के समय में यदि दोस्तों इस चीज़ को हम देखें तो बहुत ही कम लोग फॉलो करते हैं सत्यता की बात। इसके बाद दोस्तों आता है आपका मध्य युग। मध्य युग में देख सकते हैं कि मध्य युग आता है। मध्य युग में आप देख सकते हैं कि इस युग का समय जो है 12वीं से 14वीं सदी के मध्य माना जाता है। और रोमन साम्राज्य की स्थापना के साथ ही प्राकृतिक विधि के सिद्धांत के एक नए सूत्रपात होता है, नए युग का सूत्रपात होता है। और इस युग के समर्थकों में सिसरो, सेंट थॉमस एक्विनास, सिनेको प्रमुख हैं। इस युग में सेंट थॉमस एक्विनास का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। प्राकृतिक विधि को विधि से पृथक करने का प्रयास किया। इनका विचार था कि समस्त जो मानव है समुदाय दैवी शक्ति द्वारा प्रशासित होता है और उनके द्वारा ही विधि के 4 प्रकार बताए गए। उन्होंने कहा कि जो विधि है वो दैवी विधि है, प्राकृतिक विधि है, मानवीय विधि है, धार्मिक ग्रंथों से में लिखी विधि है। जैसा कि आज हम यदि भारत के संदर्भ में इसकी बात करें तो वेदों की जब बात करते हैं तो इसी को हम धार्मिक ग्रंथों की बात करते हैं, मानवीय विधि की बात करते हैं, प्राकृतिक विधि की बात करते हैं, दैवी विधि की बात करते हैं। ये विधि हमारे इंडिया में लागू है और इसको फॉलो भी किया जाता है बहुत लोगों के द्वारा। प्राकृतिक विधि, मानवीय विधि है, धार्मिक ग्रंथों में जो बताई गई विधियां हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम आते हैं आपका आधुनिक काल आते हैं दोस्तों। ये आ गया, सॉरी दोस्तों थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। तो आधुनिक काल आते हैं जिसे मॉडर्न पीरियड और रेनेसा काल मूवमेंट बोला जाता है। इससे दोस्तों रेनेसा एक होता धर्म पुनर्जागरण काल कहा जाता है उसको। तो अब इसके बाद जो प्राकृतिक विधि शास्त्र था उसका विकास उद्भव होते रहता है। इस काल में दोस्तों सामंतवाद की समाप्ति हो जाती है और इस काल के प्रमुख विचारकों में ह्यूगो ग्रोसियस, हाब्स रूसो, जॉन लॉक रूसो, इनको एक ही नाम से, मतलब अलग अलग नाम है किंतु शार्ट में इनको हाब्स लॉक रूसो कहा जाता है या कभी कभी हाब्स जॉन लॉक रूसो कहा जाता है। और कांट, जिसको इमैनुअल कांट मैंने आपको बताया था, ये हैं। और इसका जो काल है, ह्यूगो ग्रोसियस का काल है, वो है 1583 से 1645। इनको इन द्वारा प्राकृतिक विधि शास्त्री एक नवीन शाखा का श्रेय दिया जाता है कि डच विधि शास्त्री थे ये। और इनके द्वारा जो वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय का प्रणेता इनको माना जाता है, फाउंडर माना जाता है, फादर माना जाता है इंटरनेशनल लॉ का। और इन्होंने जो ह्यूगो ग्रोसियस है सामाजिक संविदा के सिद्धांत को एक ऐतिहासिक तथ्य मानते हुए उनका निरूपण 2 उद्देश्यों के लिए करने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि प्रजा, इनका कहना है, ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि इनका कहना है कि जो आपका पहला है प्रजा की बात करते हैं, प्रजा प्रत्येक स्थिति में सरकार के आदेशों का माने, इनका कहना है। और इसी तरह से राष्ट्र के बीच परस्पर संबंध वैधानिक नियमों के आधारित होना चाहिए। और इनका यह भी मानना था कि शासक की राजनीतिक सत्ता प्रजा द्वारा उसके साथ ही की गई सामाजिक संविदा पर आधारित है और शासक का यह परम कर्तव्य है कि प्रजा की समुचित सुरक्षा करे। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं हाब्स की बात है। हाब्स ने प्राकृतिक विधि
केवल नैतिक सिद्धांत मात्र नहीं अपितु यह मनुष्य आचरण के ऐसे नियम भी हैं, मनुष्य आचरण के ऐसे नियम हैं जो मनुष्य स्वभाव तथा अनुभव पर आधारित है। केवल स्वभाव की बात नहीं करते, इन्होंने कहा कि मनुष्य स्वभाव पर आधारित है, जो मनुष्य स्वभाव पर अनुभव पर आधारित होता है। ठीक, और विधि को इन्होंने 4 भागों में बांटने का प्रयास किया है। इन्होंने विधि को 4 भागों में बांटने का प्रयास किया। इन्होंने कहा कि शाश्वत विधि, दैवी विधि, प्राकृतिक विधि, मानवीय विधि। इसके बाद जॉन लॉक की बात करते हैं। जॉन लॉक ने प्राकृतिक विधि की सर्वोच्चता को स्वीकार करते हुए कहा है कि जो प्राकृतिक विधि सभी लोगों के लिए समान रूप से विधि निर्माता और अन्य के लिए शाश्वत नियम है। राज्य को केवल प्राकृतिक विधि को लागू करने का अधिकार दिया गया है। ठीक, इसके बाद रूसो की बात करते हैं। रूसो फ्रांसिस एक दार्शनिक हैं और इन्होंने डी कॉन्टेक्स्ट सोशल, ठीक, डी कॉन्टेक्स्ट सोशल नामक पुस्तक लिखी और इसी में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। और उन्होंने कहा कि जो बुद्धि हमारी है वो श्रद्धा की विरोधी है। विज्ञान जो है अवस्था को नष्ट कर देता है। ठीक, इनका कहना है जो विज्ञान है वो नेचर को नष्ट कर देता है। अवस्था मतलब अवस्था की बात मैंने आपको बताया था। ऑर्डर मतलब नेचर का जो एक सिस्टम है वो जो आपका साइंस है उसको नष्ट कर देता है। और बुद्धि है जो आपकी विवेक है, रीजन है, लॉजिक है, ये जो है श्रद्धा, जो लोग फेथ करते हैं किसी चीज़ में जैसे गॉड की बात करते हैं, तो उसको कहता है कि उसका विरोधी है। यदि आप में बहुत ज़्यादा नॉलेज आ गया, रीजन आ गया, लॉजिक आ गया, तो आप फेथ वाली चीज़ें जो है, जो गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं, उसमें गॉड में विश्वास करना कम कर देते हैं। जैसे कहते हैं कि अरे वो तो बहुत ज़्यादा विद्वान बनता है, वो तो नास्तिक, जैसे ऐसी चीज़ें कहावत है। सॉरी दोस्तों, तर्क बुद्धि नैतिक, हाँ ठीक दोस्तों, अंत प्रज्ञा का विरोध करता है। जो तर्क बुद्धि है वो नैतिक और अंत प्रज्ञा का विरोध करता है, किंतु बिना नैतिक श्रद्धा, विश्वास और अंत प्रज्ञा के न तो व्यक्तिगत चरित्र निर्माण हो सकता है, न तो समाज का कल्याण हो सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। यदि जीवन में इस चीज़ को कोई उतार ले तो समाज क्या, यदि एक व्यक्ति का विकास होता है इस सब चीज़ों को धारण करने से, तो वो समाज भी एक अच्छा समाज बनेगा। किंतु आज तो हर व्यक्ति भ्रष्ट, करप्ट, चीटर बनना चाहता है। उसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं कि वो पैसे के पीछे भागते जा रहा है। उसकी जो एक मॉरल चीज़ें हैं, वो नैतिक चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे नष्ट होती जा रही हैं। वो समाज में ऐसी चीज़ों को देखता है और अच्छी चीज़ें हैं, नैतिक कोई है तो उसको तो उलाहना देता है कि अरे बहुत बड़ा नैतिक सत्यवादी बनता है, हरिश्चंद्र बनते जा रहा है। किंतु यदि वो गलत काम करता है तो उसको अडॉप्ट करता है। ठीक दोस्तों, इस तरह की चीज़ें दोस्तों आज ज़रूरी है, इन चीज़ों को त्यागा जाए और एक अच्छी ह्यूमन समाज की अवधारणा, एक मानव समाज की अवधारणा को विकास किया जाए। तो दोस्तों, रूसो ने मानव की प्राकृतिक अवस्था को आदर्श न मानते हुए उसे संतोषजनक इस अवश्य माना। प्राकृतिक अवस्थाओं की रूसो ने 3 चरणों में बांटा है। प्रथम चरण, मनुष्य एकाकी जीवन जीता था, उसे भविष्य की कोई चिंता नहीं थी, उसका आवश्यकता मात्र केवल आत्मा दोस्तों, ठीक, आत्मा सुरक्षा, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे सुरक्षा और भूख प्यास मिटाने तक ही सीमित थी। दूसरा, उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में उन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि होने के कारण परिवार का उदय हुआ और मनुष्य में अपने पराये की भावना जागी। जब जनसंख्या अधिक होगी, जब 1, 2, 3 हो जाएंगे, जैसे आप इंडिविजुअल हैं तो कहाँ अपने पराया, कौन दूसरा है, कौन तीसरा है, खुद में है। इसके बाद इन्होंने कहा कि तभी चिंता हुई और मनुष्य भविष्य की चिंता करने लगा। फिर तीसरा इन्होंने कहा कि तीसरे चरण में मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग इच्छाओं की पूर्ति में करने लगा और संपत्ति की भावना का विकास हुआ। और जब आप अपनी बुद्धि का प्रयोग इच्छाओं की पूर्ति के लिए करने लगे तो व्यक्ति उसको इच्छाओं की पूर्ति करना है। जैसे भूख लगेगी तो उसको खाना चाहिए, ऐसे उसको धूप लगेगा, ठंडी लगेगी तो उसको कपड़े चाहिए। तो इस तरह की इच्छाएं जब उत्पन्न होने लगी तो उसको इन सब चीज़ों का भावना का
निर्माण हुआ और संपत्ति की भावना का निर्माण हुआ, जिसके कारण जब संपत्ति आई तो ईर्ष्या हुआ, संघर्ष हुआ और असमानता बढ़ने लगी। और रूसो ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं, एक विशिष्ट इच्छा होती है, दूसरी सामान्य इच्छा होती है। और इसी चीज़ को जो लॉक ने आगे बढ़ाया, जो जो रूसो ने आगे बढ़ाया, उसी को इमैनुअल कांट आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि इमैनुअल कांट ने विल थियरी को दिया। रूसो की थियरी को आगे बढ़ाते हुए इमैनुअल कहते हैं कि प्राकृतिक विधि दार्शनिक से भिन्न कांट ने मनुष्य की प्रकृति पर आधारित अनुभवजनित दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अनुभवजनित विधि और नैतिकता सामान्य सिद्धांतों की खोज को अस्वीकार कर दिया और इसकी जगह अनुभव निरपेक्ष संसार के युक्ति के आदेश पर आधारित होना चाहिए। उनका कहना था कि उनका आधार ढूंढने का प्रयास किया गया और कांट ने कि नैतिक व विधिक दर्शन का केंद्र बिंदु स्वतंत्रता है। और उन्होंने कहा कि जो कांट हैं, उन्होंने कहा कि विधि से तात्पर्य दशाओं के समग्र रूप से है, जिसमें स्वतंत्रता ही सामान्य विधि के अनुसार व्यक्ति की निरंकुश इच्छा दूसरे की निरंकुश इच्छा को साथ रह सकती है। मतलब इनका कहना है कि विधि में एक व्यक्ति की स्वतंत्रता है तो दूसरे की निरंकुश इच्छा जो स्वेच्छाचारिता होती है एक साथ नहीं रह सकती है, एक निरंकुश इच्छा के साथ रह सकती है, ऐसा उन्होंने कहने का तात्पर्य है। और एपिरोएपा में यही चीज़ कहा गया कि दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं, अभी साथ नहीं रह सकती हैं। इसके बाद आगे बढ़ाते हुए डेविड ह्यूम ने कहा कि प्राकृतिक विधि का सिद्धांत पूर्णतः अस्वीकार कर दिया गया है। ह्यूम ने एक नई जर्मन विधि विचारधारा का सूत्रपात किया। ह्यूम द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत पश्चात उपयोगितावादी और प्रत्यक्ष विचारवाद विचारधारा के सामने टिक न सका और सिद्धांत पश्चातवर्ती उपयोगितावादी प्रत्यक्षवादी विचारधारा के सामने नहीं टिक सका और इनकी जो डेविड ह्यूम हैं, इनकी विचारधारा आगे नहीं बढ़ सकी। इसके बाद दोस्तों अब हम इसके आगे के काल को देखते हैं, तो आप देख सकते हैं ये समाप्त हो गया है। इसके बाद जो आपका 19वीं सेंचुरी है, उसके बाद 20वीं सेंचुरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब सब्र बना के रखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो दोस्तों आते हैं इसके प्राकृतिक विधि की जो अवनति का कालखंड है वो 19वीं सदी माना जाता है। 19वीं सदी को प्राकृतिक विधि की अवनति का कालखंड माना जाता है और इसकी 3 प्रमुख कारण बताए जाते हैं। इसकी अवनति के 3 प्रमुख कारण बताए जाते हैं दोस्तों। जैसा कि आप अवनति के 3 कारण बताए जाते हैं। पहला कारण आप देख सकते हैं यहाँ पे है। पहला कारण है कि राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण इस शताब्दी की व्यक्तिवादी विचारधारा, जो व्यक्तिवादी विचारधारा है, ठीक, वाद तरफ झुकने लगा। लोग जो व्यक्तिवादी होने लगे 19वीं सदी में। और जो निगमनात्मक पद्धति है, जो डिडक्टिव जो आपको कहते हैं मेथड है, ठीक, डिडक्टिव मेथड है कि स्थान पे लोग विज्ञान की प्रगति के कारण तत्व निरीक्षण और प्रयोग सिद्धि की पद्धति इंपीरिकल मेथड अपनाने लगे और मानवीय समस्याओं के प्रति समाजशास्त्री दृष्टिकोण अपनाए जाने पर अधिक बल दिया। मानवीय जो समस्याएं थी उस पर समाजशास्त्री दृष्टिकोण अपनाए जाने लगे, इसलिए प्राकृतिक विधि शास्त्र का जो अवनति का काल माना जाता है। इसके बाद हास बेंथम कहते हैं कि विधि की आलोचना की और उन्होंने स्वच्छंदता की बात की, जिसे आप स्वतंत्रता की बात करते हैं, उपयोगितावाद, प्रत्यक्ष विज्ञानवाद की बात करने लगे और जिसके कारण से प्राकृतिक विधि का वहाँ से अवनति शुरू हो जाती है प्राकृतिक विचारधारा की। इसके बाद इस काल में प्राकृतिक विधि के जो सिद्धांत महत्व काफ़ी कम हो चुका था, फिर भी अहरेंस तथा क्राउस आदि विद्वानों ने विधि को अपने विचारों के स्थान दिया और लोरीमर जो स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध विधि शास्त्री हैं, प्राकृतिक विधि संबंधी पुरानी धारणाओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया और अधिकार समीक्षा करते हुए अधिकारों की समीक्षा की। आज भी नेचुरल लॉ की बात लोग ह्यूमन राइट की बात करते हैं। तो दोस्तों आगे इन्होंने इसको डेवलप किया। इसके बाद 20वीं शताब्दी में आते हैं दोस्तों।
20वीं शताब्दी में देखते हैं तो 20वीं शताब्दी में प्राकृतिक सिद्धांतों का पुनरुद्धार होने का काल माना जाता है। इसको आपको जो 20वीं सेंचुरी है रिवाइवल पीरियड भी माना जाता है। रिवाइवल ऑफ द नेचुरल लॉ थियरी इन द 20th सेंचुरी, इसको पुनरुद्धार का काल माना जाता है। इस प्रकार इन्होंने 3 चीज़ें बताई हैं। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, 3 चीज़ों में इन्होंने बताया है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 प्रकार की इन्होंने बताया किस प्रकार से हुआ। धर्म प्रधान मध्यकालीन विधि का आधुनिकीकरण करके प्राकृतिक विधि परिमार्जित रूप में स्वीकार किया गया, और विधि जो विशेषज्ञों ने विधि को सार्वभौमिक और परिवर्तनशील शक्ति के रूप में स्वीकार करना अमान्य कर दिया, और निरपेक्ष न्याय की जो आपका पॉजिटिव लॉ है, ठीक, जस्टिस की बात की, जो एब्सोल्यूट जस्टिस की बात है, उसको अस्वीकार कर दिया गया कि कहीं भी नहीं हो सकता है। प्राकृतिक विधि इस नई और परिवर्तनशील संकल्पना को परिवर्तन तत्व युग, जिसे नेचुरल लॉ विद वेरिएबल कंटेंट के रूप में जाना जाता है। ठीक दोस्तों, नई प्राकृतिक विधि का जो ऑब्जेक्ट था निरपेक्ष न्याय के निकट पहुंच गया, और इस काल, ठीक है दोस्तों, इस काल में आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक विधि का पुनरुद्धारक डेल वेकियो को माना जाता है, स्टैमलर को माना जाता है, कोहलर इसके प्रमुख विधि शास्त्री हुए। इसके बाद दोस्तों आगे डेली विको के अनुसार यदि आप देखेंगे तो इन्होंने कहा कि प्राकृतिक विधि कानून के विकास से संबंधित एक ऐसा सिद्धांत है जो मानव जाति को अधिक स्वायत्तता की ओर विकासोन्मुख करता है। दूसरा इन्होंने कहा कि जो प्रोफेसर गेनी हैं, उन्होंने कहा कि जो प्राकृतिक विधि है इसके अनेक तार्किक सिद्धांत समाविष्ट हैं तथा इसमें स्थिरता है। और इसके बाद फूलर कहते हैं कि प्राकृतिक विधि को विचार की एक इस विशिष्ट पद्धति के रूप में निरूपित किया। कोहलर ने कहा कि कोई भी विधि हो वो शाश्वत नहीं होती है। कोहलर का कहना है कि कोई भी विधि है वो शाश्वत नहीं होती और सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक प्रगति का एक दृढ़ साधन है। ठीक, स्टैमलर कहते हैं कि जो प्राकृतिक विधि निश्चित रूप से मानव का संकल्प शक्ति है। जो प्राकृतिक विधि है वो मानव के संकल्प शक्ति है, वो इंटरनल होती है। वो जैसे कोई सत्य बोले या झूठ बोले तो उसका एक इंटरनल चीज़ होती है कि वो सत्य बोले, उसको रोका जाए। खुद उसकी अंतरात्मा कहती है कि मुझे सत्य बोलना है कि झूठ बोलना है, तो उसकी बात करते हैं। ये इसका कार्य, इन्होंने कहा कि अपितु इसका कार्य साक्ष्य और साधनों तक एक दूसरे से संबंधित करना। स्टैमलर के अनुसार संसार की समस्त वस्तुओं को 2 रूपों में अभिव्यक्त किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि कार्य और कारण के रूप में, और दूसरा कहा कि साध्य और साधन के रूप में। कार्य और कारण के रूप में और साध्य और साधन के एक्ट एंड इफेक्ट जो होता है आपका, कोई भी एक्ट हुआ तो उसके कारण इफेक्ट हुआ होगा, और कोई एक्ट होता है तो उसके पीछे कोई रीजन होता है। तो इनका कार्य और कारण की बात करता है, एक्ट एंड रीजन की बात करते हैं। तो इसी तरह साध्य और साधन की बात करते हैं। कोई भी यदि हम कोई ऑब्जेक्ट फुलफिल करना चाहते हैं तो किन किन साधनों से करना चाहते हैं, तो वो साधन क्या है, लीगल है, इलीगल है, तो उसका उसी प्रकार का वो साध्य जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कैसा माना जाएगा, लीगल होगा, इलीगल होगा। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार से जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि कोई एक्ट ऐसा करता है, एक्सीडेंट होता है, जैसे कि कोई विधिपूर्ण साधनों से विधिपूर्ण ढंग से कोई कार्य, अवैध कार्य करता है, विधिपूर्ण तरीके से विधिपूर्ण साधनों द्वारा यदि कोई अवैध कार्य करता है तो वो क्या माना जाता है, कोई इलीगल वर्क है, एक्सीडेंट माना जाता है। ठीक, तो ये चीज़ें कहाँ कहने का तात्पर्य यहाँ पे, तो यहाँ पे इसी चीज़ को इन्होंने कहा कि अब स्टैमलर कहते हैं, आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि कानून को अपवाद रहित एवं सार्वभौमिक बंधनकारी इच्छाओं के रूप में निरूपित करते हुए इन्होंने 3 तत्वों का वर्णन करने का प्रयास किया। और कानून बिना किसी अपवाद के बंधनकारी प्रभाव रखते हैं, कानून बिना किसी अपवाद के बंधनकारी प्रभाव रखते हैं तथा सभी व्यक्तियों इसमें समान रूप से बाध्य हैं, सभी व्यक्तियों पर समान रूप से बाध्य होते हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि जो कानून है सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिकता से तात्पर्य मनुष्य की निरंकुश इच्छा की अनुपस्थिति। सार्वभौमिकता यूनिवर्सल लॉ का मतलब होता है कि कोई भी यूनिवर्सल लॉ है, जैसे फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल आपका मानवाधिकार है, तो वो यूनिवर्सल है,
उस पर किसी का उस पर बस नहीं चलता है, उस पर कोई किसी चीज़ को थोप नहीं सकता है, इम्पोज नहीं कर सकता है अपनी चीज़ और अपनी इच्छाओं को। जैसे ह्यूमन राइट है तो आपको है, उस पर कोई उसको डिप्राइव उससे आपको कोई नहीं कर सकता। वो आपको मानवाधिकार है, आपको ह्यूमन होने के कारण। मानवाधिकार है क्या? मानवाधिकार तो वही है ना कि ह्यूमन होने के नाते, यदि मानव है तो मानव होने के कारण भी आपके कुछ अधिकार हैं। यदि आप के अंदर मानवता नहीं है तो आपके कोई मानव अधिकार नहीं हो सकते हैं, तो वहाँ पे आपके मानवाधिकार नहीं हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि जब मानवाधिकार है तो मानवाधिकार होने ही चाहिए। ठीक, तो ऐसी स्थिति में कानून जहाँ पे सार्वभौमिक होते हैं, कानून द्वारा शासित संबंध निश्चित और स्थिर होते हैं। इसके बाद हम जो आपका नेचुरल लॉ है उसकी कुछ इम्पोर्टेंस है, उसको हम बताते हैं संक्षेप में, और इसके बाद ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ये लेक्चर भी बहुत बड़ा हो गया है, शायद 40 मिनट का। तो अब हम देखते हैं कि प्राकृतिक जो विधि का सिद्धांत है, जो नेचुरल लॉ स्कूल के सिद्धांत उसको जो इम्पोर्टेंस है, इसके जो प्रिंसिपल है उसके क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास में प्राकृतिक विधि का सबसे अधिक योगदान रहा है। दूसरा कहा गया कि जो प्राकृतिक विधि शास्त्र है, विचारधारा है, इसका अंतर्राष्ट्रीय विधि के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दूसरा है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की भावना का विकास प्राकृतिक विधि के द्वारा ही हुआ है। और तीसरा इसका है कि विधि जो रोमन विधि है, रोमन विधि दार्शनिकों ने अपनी नागरिक विधि को प्राकृतिक विधि के आधार पर सार्वभौम विधि के रूप में, जैसा कि हमने बताया था कि जस्ट सिविटास और जस्ट जेंटियम के रूप में आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद जो अमेरिकी न्यायालयों ने संविधान में जो अंतर्गत जो प्राकृतिक विधि का प्रादुर्भाव करते हैं, इसके बाद जो मानवाधिकार विधि है, जो मानवाधिकार की संकल्पना है, वो प्राकृतिक विधि के द्वारा ही जन्म हुआ है। इसके बाद अब प्राकृतिक विधि के संदर्भ में हम इंडिया के संदर्भ में चर्चा करते हैं, तो बहुत संक्षेप में हम चर्चा करते हैं जो जुडिशियल आपके इंटरप्रिटेशन किए गए हैं प्राकृतिक विधि के संदर्भ में, तो इसको संक्षेप में देखते हैं। भारतीय विधि प्रणाली में प्राकृतिक विधि को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। भारतीय न्यायालयों ने भी समय समय पर प्राकृतिक विधि को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, जैसे बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976, छुआछूत निरोध कानून 1955 आदि कानून प्राकृतिक विधि पर आधारित हैं। संविधान के जो अनुच्छेद हैं 15(4), 20(1), 23, 24, 311 के उपबंध भी प्राकृतिक विधि के सिद्धांतों को समाहित करते हैं। यदि अमेरिकी विधि में प्राकृतिक विधि का स्थान के संदर्भ में चर्चा करें तो विधिक प्रणाली में प्राकृतिक विधि सिद्धांतों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। अमेरिकी संविधान में दिए गए बिल ऑफ राइट्स प्राकृतिक विधि का ही एक दूसरा रूप है। इसी प्रकार से प्राकृतिक विधि का सिद्धांत के प्रमुख जो योगदान के रूप में अमेरिकी विधि व्यवस्था का सम्यक प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, इस्टेब्लिश जो हमारे यहाँ भी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 में इस्टेब्लिश प्रोसीजर बाई लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ जिसे हम कहते हैं, वही अमेरिका में ड्यू प्रोसेस बाई लॉ है। तो ये जो है हमारे यहाँ इन सब चीज़ों की, जैसे पक्षपात का सिद्धांत है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में के अंतर्गत तर्क संगतता का सिद्धांत है, जस्ट फेयर एंड रीजनेबल का जो कॉन्सेप्ट आया, ये सब नेचुरल लॉ की ही देन है। तो नेचुरल लॉ की भूमिका हमारे जीवन के साथ साथ हमारे विधि में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, विधियों के साथ साथ हमारे जीवन में भी महत्वपूर्ण है। इसलिए विधि शास्त्र के जो विचारधारा है उसका अध्ययन हम करते हैं, और संक्षेप में यही इसका कंक्लूजन निष्कर्ष है कि प्राकृतिक विधि शास्त्र के द्वारा ही एक गुड ह्यूमन बीइंग बनने का प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि आज इंडिविजुअल राइट्स का जो राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू लिबर्टी है, जैसे कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते जा रहे हैं, किंतु इस चीज़ को आगे बढ़ाते समय हमको इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि केवल इंडिविजुअल ही राइट नहीं है, बल्कि मेजर राइट भी हैं, मेजॉरिटी के भी राइट्स हैं।
तो एक इंडिविजुअल राइट के लिए, जैसे हमने सेक्सुअल हरासमेंट को या अननेचुरल सेक्सुअल को हम जो सुप्रीम कोर्ट ने लीगलाइज कर दिया, जैसे आपको एडल्ट्री को लीगलाइज कर दिया, जैसे कॉन्सेप्ट एक जो LGBT जिसको कहते हैं उसको लीगलाइज कर दिया गया। यूथनेसिया को एक इंडिविजुअल राइट को, जैसे मर्सी किलिंग, पैसिव यूथनेसिया की बात की गई। तो ऐसी चीज़ों को, एक इंडिविजुअल व्यक्ति के राइट्स को हम प्रोटेक्ट तो करते हैं, किंतु उसके साथ साथ हमारे सुप्रीम कोर्ट को, हमारे न्यायालयों को इस बात को भी ध्यान में रखते हुए नेचुरल लॉ को आगे बढ़ाना चाहिए। इंडिविजुअल राइट को के साथ साथ ही नेचुरल जो राइट्स हैं, जो नेचुरल लॉ स्कूल्स हैं, जो नेचुरल लॉ है, उसको अडॉप्ट करना चाहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत समय से आप लोगों का समय लिया गया और आप लोग इतनी स्थिरता के साथ इस वीडियो को सुनते रहें और लेक्चर को सुनते रहें, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। लाइफ स्पॉट चैनल को जाते जाते दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे मेरा उत्साह वर्धित हो और मैं आगे और भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं। धन्यवाद दोस्तों, एक बार पुनः थैंक यू।